नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मामले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। अब इस मामले में शीर्ष अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी। इसको लेकर किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसान नेता राकेश टिकैत ने स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कमेटी में 2 सदस्यों मान और गुलाटी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कमेटी में ये लोग नहीं होना चाहिए, ये किसानों के विरोध और सरकार के पक्ष की बात करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव किया है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान नेता पंजाब के घर घर जाकर समर्थन जुटाएंगे। नेताओं ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए। किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक में बांट दिया गया है। किसानों को अस्थायी पता मुहैया कराने के उद्देश्य से इसमें जल्द ही टेंट नंबर भी आवंटित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उनके टेंटों में बिस्तरों की पूरी व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारी किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है। उनकी मांग साफ है कि कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनसीपी ने स्वागत किया है। पार्टी ने इसे किसानों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है। नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार को अब अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। भूल को स्वीकार कर उसे ठीक करना चाहिए। पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि राजनीतिक वंशवाद को देश से जड़ से उखाड़ना है। अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन वंशवाद का रोग अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का मौका गंवाना नहीं है। युवा पीढ़ी को इस सदी को भारत की सदी बनाना है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता देने के आधार पर टीका लगाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है, उनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत स्थिर बनी हुई है। नाइक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीएम मोदी ने श्रीपद नाइक के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा पहुंचकर श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी देश के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। हम लद्दाख ही नहीं, पूरे एलएसी की निगरानी कर रहे हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछली गर्मी में सीमा पर हुई झड़प के बाद चीन के साथ विश्वास पर काफी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। टीआरपी घोटाले के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीआरपी रेटिंग को लेकर बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति ने कहा कि टीआरपी में अधिक पारदर्शिता होना चाहिए। हेरफेर की संभावना को दूर करने के लिए जांच के दायरे का विस्तार करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होटल प्रबंधन संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का दौर खत्म हो चुका है। अब देश के पर्यटन क्षेत्र को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। अधिकतर भारतीय देश में ही यात्रा करना पसंद करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने 14 राज्यों में वैक्सीन पहुंचाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने फैक्ट्री से वैक्सीन को अलग अलग राज्यों में भेजे जाने को ऐतिहासिक लम्हा बताया। उन्होंने कहा कि देश में हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाना हमारी मुख्य चुनौती है। अदार पूनावाला ने कहा कि सरकार की अपील पर 10 करोड़ डोज 200 रुपए प्रति डोज की विशेष कीमत पर दी गई है, जिससे जरूरतमंद गरीब और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद की जा सके। पूनावाला ने खुलासा करते हुए कहा कि हम वैक्सीन को निजी बाजार में 1000 रुपए में बेचेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के टीके के निर्माण और वितरण के बारे में संसदीय समिति को जानकारी दी। इस दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब भी दिया। ये बैठक उस समय हुई जब आगामी 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान आरंभ हो रहा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 16 जनवरी से राजधानी में पहले चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है। टीकाकरण के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधि कहा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आगामी बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाले आरोपी का नाम मनीष झावक है। अब खतरे की कोई बात नहीं है।
यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ओवैसी वाराणसी पहुंच गए हैं। यहां आते ही ओवैसी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। यूपी में गठबंधन की राजनीति को बढ़ाते हुए उन्होंने पार्टी से समझौता किया है। सेना की गोपनीय सूचना पाकिस्तान को देने के आरोपी पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम यूपी के जनपदों में अलर्ट जारी है। सौरभ सॉप्रिक्स मॉल में नोटों का लिफाफा लेने आता था। इसका खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों का मानदेय 23,000 रुपए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने कहा है कि पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के मानदेय का निर्धारण 3 साल पर किए जाने का प्रावधान है। इसी के अनुरूप छात्रों का मानदेय बढ़ाया गया है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके नेटवर्क में शामिल लोगों की संपत्ति की जांच अब ईडी करेगी। इसके लिए गठित एसआईटी ने मामले की जांच ईडी को सौंप दी है। इस मामले में एसआईटी ने विकास दुबे के खिलाफ 150 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के सबूत जुटाए हैं। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जैसा ईमानदार और पूजनीय मुख्यमंत्री शायद ही किसी प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि योगी की जगह जगह पूजा होती है, लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा और जसपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार जानबूझकर किसानों के साथ टकराव के हालात पैदा कर रही है। ई वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है, जिसमें कंपनी ने नियामक से फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्री सौदे की समीक्षा को निलंबित करने का आग्रह किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अमेजन की याचिका को खारिज कर दिया था। तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, आधा दर्जन मंत्री और मुख्यमंत्री की क्या इतनी राजनीतिक औकात है कि वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। शिशिर अधिकारी के स्थान पर विधायक अखिल गिरी को नियुक्त किया गया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शिशिर कार्य करने में सक्षम नहीं थे। यूपी में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। कहीं सामान्य तो कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा छाया रहा। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कानपुर सबसे सर्द रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है। नीतियों में बदलाव को लेकर व्हाट्सएप ने सफाई पेश की है। कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि दोस्तों और परिवार के साथ होने वाली निजी चैटिंग सुरक्षित रहेगी। नए बदलाव का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट पर पड़ेगा। बता दें कि नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की चौतरफा आलोचना हो रही है। हैदराबाद पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 26 बच्चों को मुक्त कराया है। इन बच्चों को तस्करी कर बाल श्रम में धकेलने का प्लान था। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्त कराए गए बच्चे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल और तेलंगाना के हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को पोंगल के दिन तमिलनाडु का दौरा करेंगे। यहाँ वे जल्लीकट्टू से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष KS अलागिरी ने ये जानकारी दी। राहुल इस दौरान आंदोलन कर रहे किसानों को अपना नैतिक समर्थन देंगे। टाडा अदालत ने JKLF प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ अपहरण मामले में आरोप तय किए हैं। मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि मलिक ने 31 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण किया था। तमिलनाडु में 19 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। सीएम के पलानीस्वामी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में 25 से अधिक छात्र नहीं होंगे। उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले विटामिन और जिंक के टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इंडिगो 7 और शहरों में विमान सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। फरवरी से लेह, दरभंगा, आगरा और राजकोट को जोड़ने वाली कई उड़ानें शुरू करने की योजना है। मार्च में करनूल और आगरा को और अप्रैल में बरेली और दुर्गापुर को जोड़ने के लिए विमानों का परिचालन शुरू होगा। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 4.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय से सर्द हवाओं के आने से मैदानी इलाकों में अभी ठंड बनी रहेगी। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने पत्ते तोड़ने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने केंदू श्रमिकों के लिए 92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को ये धन बोनस के रूप में वितरित किया जाएगा। बता दें कि केंदू पत्ते से बीड़ी बनती है। अमेरिका के कार्यवाहक गृह सुरक्षा प्रमुख ने कैपिटल हिल की घटना को लेकर पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं FBI ने 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा कि देश भर में हथियारबंद प्रदर्शनों की साजिश रची जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फरवरी से फास्टैग स्कैनर चालू हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के CEO रणवीर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई बार निर्देश के बावजूद एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा लागू नहीं की गई। इसके बाद प्रबंधकों को सख्त चेतावनी दी गई है।
कर्नाटक में हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में आरोपी आदित्य अल्वा को गिरफ्तार किया गया है। अल्वा पूर्व मंत्री जीव राव का बेटा है। वो 5 महीने से फरार चल रहा था। उसे चेन्नई में गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के राजा ने कोरोना वायरस के लिए आपातकाल पर मुहर लगा दी है, जिससे अगस्त तक संसद निलंबित रहेगी। इससे संकटग्रस्त प्रधानमंत्री यासीन को राहत मिल जाएगी। बता दें कि विपक्षी दल यासीन को हटाकर आम चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रौनक लौटी। बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 247 अंक ऊपर चढ़कर 49,517 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 78 अंक की तेजी के साथ 14,563 के स्तर पर बंद हुआ। हरदोई में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने युवा के साथ ठगी की है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेलने के लिए आज ब्रिस्बेन रवाना होगी। इससे पहले ब्रिस्बेन में कोरोना के कड़े नियमों के चलते यहां होने वाले चौथे टेस्ट के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे मैच के बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें कोहली को पछाड़ते हुए स्टीव स्मिथ ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। विराट अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कीवी कप्तान केन विलियमसन नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं। थाईलैंड ओपन में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पहले राउंड के बाद ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पहले राउंड में पीवी सिंधु की टक्कर डेनमार्क की मिया के साथ थी, जिसमें मिया ने सिंधु को हरा दिया है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को कोरोना हो गया है। आज से 17 जनवरी तक चलने वाले थाईलैंड ओपन में भाग लेने के लिए फिलहाल वो भारतीय दल के साथ बैंकॉक में हैं, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की 7 साल बाद क्रिकेट में वापसी हुई है। श्रीसंत ने मुंबई में पुडुचेरी के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की तरफ से मैच खेला। इस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीसंत ने फैंस को समर्थन करने के लिए धन्यवाद कहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।